स्वागत है आप सभी का समसामयिक घटना चक्र के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं मोहित आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने इस वीडियो में। आज अपने इस वीडियो में चर्चा करेंगे 18 नवंबर 2025 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर, जो विभिन्न पत्र पत्रिकाओं से लिए गए समाचार पत्रों में रहे महत्वपूर्ण खबरें जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट होती हैं, उन सबको अपने इस वीडियो में चर्चा करते हैं। उन पे देखा जाए तो एमसीक्यू प्रश्न भी आपसे पूछते हैं, ऐप पर डेली एमसीक्यू प्रश्न भी पूछा जाता है। साथ ही साथ इस वीडियो का क्लास पीपीटी, पीडीएफ, टेस्ट इत्यादि भी आपको प्रोवाइड किया जाता है। मंथली कंपाइलेशन आपको प्रोवाइड किया जाता है और महीने के अंत में बेस्ट 100 क्वेश्चन का एमसीक्यू टेस्ट भी लिया जाता है। साथ ही साथ बिहार स्पेशल और उत्तर प्रदेश स्पेशल की महत्वपूर्ण जो मासिक करंट अफेयर की पीडीएफ होती है वो भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है। ये सब कुछ एक मासिक पैकेज के रूप में हमने डिजाइन करके रखा है और वो मासिक पैकेज आपके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या पिन कमेंट में आप चेक करेंगे तो वहां पर आपको उस मासिक पैकेज का लिंक दिख जाएगा। उस मासिक पैकेज के लिंक पर क्लिक करिएगा। महज 25 रुपए में आप इस पूरे मासिक पैकेज को ज्वाइन कर सकते हैं, जो आपकी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण होती है। आपकी करंट अफेयर की तैयारी के लिए देखा जाए वन स्टॉप सोल्यूशन है और साथ ही साथ करंट अफेयर में देखा जाए कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए आपके एग्जाम में बहुत सहायक सिद्ध हो सकता है ये। ठीक है, तो इन सारे बिंदुओं को हमने चर्चा किया। अब आइए चर्चा करते हैं अपने महत्वपूर्ण पॉइंट्स जो 18 नवंबर 2025 से रिलेटेड है और आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। जो महत्वपूर्ण खबरें होंगी उन सब पे हम लोग चर्चा करते हैं। पहली खबर क्या है, यहां पर देखा जाए रविंद्र जडेजा के नाम एक रिकॉर्ड बन गया है। वो रिकॉर्ड कौन सा है, चर्चा करें यहां पर तो रविंद्र जडेजा टेस्ट के नाम 4000 रन और 300 से ज्यादा विकेट। ठीक है, चर्चा कर लेते हैं। यहां पर देखा जाए भारतीय ऑलराउंडर है रविंद्र जडेजा, इनके नाम देखा जाए एक दुर्लभ रिकॉर्ड बना है। ठीक है, दुर्लभ रिकॉर्ड क्या बना है कि 4000 रन टेस्ट क्रिकेट में 4000 रन और 300 से ज्यादा विकेट का एक दुर्लभ डबल इन्होंने पूरा किया है। यह करने वाले वह दुनिया के चौथे और भारत के दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं। ठीक है, पूरे विश्व में देखा जाए तो चौथे खिलाड़ी बन गए हैं ऐसा कारनामा करने वाले, और भारत में ऐसा कारनामा करने वाले दूसरे खिलाड़ी बन गए। तो दूसरे बने तो पहले कौन थे, भारतीय पहले व्यक्ति थे कपिल देव। ऐसा रिकॉर्ड कपिल देव के नाम भी है। वो ऑलराउंडर हैं, उन्होंने 4000 रन भी बनाए और 300 से ज्यादा विकेट भी ले रखे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कपिल देव का नाम आता है, इयान बॉथम का नाम आता है और डेनियल विटोरी का नाम आता है। चौथा व्यक्ति कौन है, चौथे व्यक्ति बन गए रविंद्र जडेजा, जिनके नाम ये रिकॉर्ड है। तो ये पॉइंट आप याद रख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं, अगली खबर क्या है। भारत दुनिया का छठा सबसे बड़ा पेटेंट जो फाइलर देश बनकर उभरा है। ठीक है, दुनिया का छठा सबसे बड़ा पेटेंट फाइलर देश बनकर उभरा है। इस सूची में देखा जाए तो अमेरिका, चीन इत्यादि का शीर्ष स्थान है। वहीं पर जो भारत है ये पूरी दुनिया में छठा सबसे बड़ा पेटेंट फाइलर देश बनकर उभरा है। यहाँ पर चर्चा करते हैं। भारत अब 64,000 से अधिक पेटेंट आवेदनों के साथ दुनिया में छठा सबसे बड़ा पेटेंट फाइलर बन गया है। इनमें से 55% से अधिक जो पेटेंट फाइल किए गए हैं वो भारतीय नव प्रवर्तकों के द्वारा, मतलब जो नए इनोवेटर्स हैं उनके द्वारा 55% जो आवेदन पेटेंट के लिए फाइल किया गया है वो इन्हीं के द्वारा, जो नव प्रवर्तक है उनके द्वारा फाइल किया गया है, जो देश के बढ़ते नवाचार और अनुसंधान को दर्शाता है। यहाँ पर देखा जाए भारत की नवाचार क्षमता में इस उछाल ने उसे ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जारी किया जाता है उसमें देखा जाए मजबूत स्थिति को दर्शाता है। जहां भारत की स्थिति 2015 में कितनी थी, 81वीं थी। जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, ठीक है, वैश्विक नवाचार सूचकांक जो जारी होता था उसमें भारत की स्थिति 2015 में 81वें स्थान पर थी और 2025 में देखा जाए कौन से स्थान पर भारत पहुंच गया है, 38वें स्थान पर पहुंच गया। तो ये पॉइंट आप याद रख सकते हैं कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है वर्तमान में 2025 में। भारत का स्थान क्या है, भारत का स्थान क्या है, 38वां है। ठीक है, वहीं पर तुलना करने के लिए अगर अब इसको आप तुलना भी कर सकते हैं, जो भारत में जो स्टार्टअप है किस तरीके से ग्रो कर रहे हैं और जो पेटेंट फाइलर है उनकी संख्या को आप मुख्य परीक्षा में भी यूज कर सकते हैं। भारतीय स्टार्टअप से रिलेटेड क्वेश्चन अगर जो आपके परीक्षाओं में आते हैं, स्टार्टअप इकोसिस्टम या स्टार्टअप इंडिया मिशन से संबंधित सवाल आपकी परीक्षा में पूछ लिया जाए, पीवाईक्यू पूछे भी गए हैं। 2019 में स्टार्टअप इंडिया मिशन से संबंधित सवाल पूछा गया था। अगर वैसा सवाल दोबारा से रिपीट होता है तो आप इस चीज को, जो इनोवेशन इंडेक्स है, ठीक है, इसको आप मेंशन भी कर सकते हैं कि 2015 में स्थिति क्या थी और वर्तमान में स्थिति क्या है। 2015 में स्थिति ये थी कि भारत इस ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 81वें स्थान पर था और 2025 में देखा जाए 38वें स्थान पर पहुंच गया है, जो भारत की मजबूत स्थिति को दर्शाता है। ठीक है, चर्चा करें चंद्रयान 3 दुनिया की पहली डीएनए वैक्सीन और तेजी से बढ़ते डीप टेक स्टार्टअप जैसी उपलब्धियां इस प्रगति को महत्वपूर्ण संकेतक भी देती है। ठीक है, चलिए अगली खबर पर चर्चा करते हैं, वॉलमार्ट। ठीक है, वॉलमार्ट के बारे में चर्चा कर लेते हैं। जो ग्लोबल 500 की सूची पहले जारी की जाती थी उसमें देखा जाए एक टाइम पर वॉलमार्ट शीर्ष स्थान पर रहता था। तो बहुत जानी मानी कंपनी है, पूरी दुनिया की दिग्गज कंपनियों में सम्मिलित है वॉलमार्ट। और वॉलमार्ट के नए सीईओ होंगे जॉन फर्नर। अब ये जॉन फर्नर के बारे में चर्चा करते हैं। यहाँ पर देखा जाए वॉलमार्ट के सीईओ अभी वर्तमान में कौन है, डग मैकमिलन है। ठीक है, और डग मैकमिलन जो है ये 31 जनवरी 2026 को रिटायर हो रहे हैं। उनकी जगह जॉन फर्नर सीईओ बनेंगे।
नए सीईओ कौन होंगे? जॉन फर्नर होंगे वॉलमार्ट के। एग्जाम में आपसे पूछा भी जा सकता है, महत्वपूर्ण कंपनी है। यहां पर चर्चा कर लें, जो डग मैकमिलन है 2014 में सीईओ, 2014 से सीईओ है, 2027 तक कंपनी के सलाहकार रहेंगे। फर्नर 1993 में स्टोर कर्मचारी के रूप में वॉलमार्ट से जुड़े थे और स्टोर कर्मचारी के तौर पर जुड़ने के बाद 1993 में देखा जाए तो ये 2026 आते आते, मतलब 2026 में तो रिटायर हो रहे हैं, ये सीईओ के पद तक पहुंच गए हैं। ठीक है, चलिए अगली खबर पर चर्चा करें। देश की पहली सिंगल सेल ओमिक्स ट्रांसलेशनल रिसर्च लैब के बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, यहां पर देखा जाए आईआईटी मद्रास और भारतीय रेलवे वित्त निगम जो IRFC है और साथ ही साथ आईआईटी मद्रास के द्वारा मिलकर देश की पहली सिंगल सेल ओमिक्स ट्रांसलेशनल रिसर्च लैब की शुरुआत की गई है। ठीक है, यहां पर देखा जाए ये लैब कैंसर, हृदय रोग, संक्रमण, सूजन, मेटाबॉलिक तथा अन्य गैर संचारी बीमारियों में शोध करने के लिए स्थापित की गई है। ये लैब मेडिकल साइंसेज और टेक्नोलॉजी विभाग में स्थापित की गई है। इसे यहां पर देखा जाए जो IRFC है, IRFC से 10.83 करोड़ रुपए का अनुदान भी मिला हुआ है, ग्रांट मिला है इस लैब को। ठीक है, और इस लैब का मुख्यतः यूज क्या होगा? लैब कैंसर, हृदय रोग, संक्रमण, सूजन, मेटाबॉलिक तथा अन्य गैर संचारी बीमारियों के लिए शोध करने का कार्य यहां पर किया जाएगा। तो ये आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये देश की पहली, जैसे आ जाए ना देश की पहली, तो देश की पहली सिंगल ओमिक्स ट्रांसलेशनल रिसर्च लैब है, इस वजह से महत्वपूर्ण हो जाता है। चलिए आगे चर्चा करें। इंपॉर्टेंट यहां पर देखा जाए एक नाम है ऋषिराज का। ठीक है, ऋषिराज के बारे में चर्चा कर लेते हैं। 7 महाद्वीपों तथा देश के सभी राज्यों को घूमने वाले पहले व्यक्ति बने हैं ऋषिराज। 7 महाद्वीपों की इन्होंने देखा जाए भ्रमण किया है, साथ ही साथ भारत के सभी राज्यों को, यहां पर देखा जाए सभी राज्यों को नाप भी लिया, सभी राज्यों में इन्होंने घूमा है। ठीक है, लेखक और यात्रा प्रेमी है डॉक्टर ऋषिराज ने अपनी ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। उन्होंने भारत के सभी 36 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों तथा सभी 7 महाद्वीपों की यात्रा पूरी कर ली है, जिससे वे ऐसा करने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। ऐसा करने वाले पहले भारतीय बन गए। और मैं आपको बताता हूं, जब भी आ जाए पहले भारतीय, भारत में पहला, विश्व में प्रथम, ऐसी पॉइंट्स आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो 7 महाद्वीपों तथा भारत के जो 36 राज्य, केंद्र शासित प्रदेश है, उनका भ्रमण करने वाले पहले व्यक्ति कौन है? डॉक्टर ऋषिराज है। उन्होंने आर्कटिक पहुंचकर तिरंगा लहराया और पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए धरती माता की रक्षा का बैनर प्रदर्शित किया। डॉक्टर ऋषिराज जो दिल्ली मेट्रो के रेल कॉर्पोरेशन में अपर महाप्रबंधक हैं, ने अपनी यात्राओं की शुरुआत 1994 में की थी। ऋषिराज के बारे में महत्वपूर्ण हो जाता है कि ये दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन में अपर महाप्रबंधक के तौर पर कार्यरत है। ठीक है, और इस वजह से इनका नाम भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, दिल्ली मेट्रो से जुड़े हुए हैं और यात्राओं के प्रेमी है। इन्होंने अपनी यात्राओं की शुरुआत 1994 से की थी। 2008 में सभी ज्योतिर्लिंग तथा 4 धाम की यात्रा, 2012 में कैलाश मानसरोवर की यात्रा पूरी की थी और उसके बाद देखा जाए तो अब 7 महाद्वीपों की यात्रा पूरी कर ली है। और इसी के साथ 36 राज्य, केंद्र शासित प्रदेश तथा 7 महाद्वीप की यात्रा करने वाले पहले भारतीय व्यक्ति बन गए हैं। आगे चर्चा करें। चांद से लाए मिट्टी के सैंपल से मिला ऑक्सीडेशन का संकेत। यहां पर जो ऑक्सीडेशन यानी कि ऑक्सीकरण का जो संकेत मिला है, ऑक्सीकरण का संकेत चांद से लाई गई मिट्टी से मिला है। ठीक है, चर्चा कर ले। यहां पर देखा जाए चीन की चांग E6, जो चांग E6 मिशन था, परीक्षा पूछ सकते हैं चांग E6 मिशन किस देश का है, तो ये चीन का मिशन था। ठीक है, इस मिशन के अंतर्गत चंद्रमा की मिट्टी के सैंपल में वैज्ञानिकों को सूक्ष्म स्तर पर जंग यानी कि ऑक्सीडेशन के संकेत मिले हैं। जैसे कोई लोहा होता है तो लोहे को आप खुले आसमान में छोड़ देते हैं और खुले आसमान में छोड़ने के बाद उसमें कुछ दिनों बाद आप देखते हैं जंग लग जाती है, यानी कि उस लोहे का ऑक्सीकरण हो रहा है। ऑक्सीकरण अपचयन की प्रक्रिया आपने पढ़ी भी होगी केमिस्ट्री में, जब आप 11वीं क्लास में थे तभी आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो चांद की मिट्टी है उसमें ऑक्सीडेशन के संकेत मिले हैं। यहाँ पर देखें तो वैज्ञानिकों ने इन सैंपल में हेमेटाइट और जो मैग्हेमेटाइट नामक आयरन ऑक्साइड के माइक्रोन आकार के क्रिस्टल खोजे हैं। ठीक है, यहां देखा जाए यह खोज चांद की सतह पर रासायनिक प्रक्रिया को लेकर दशकों से चली आ रही मान्यताओं को चुनौती प्रदान करता है, चुनौती देता है। पहले मान्यता यह थी कि अब तक माना जाता था कि चांद पर ऑक्सीडेशन के लिए जरूरी ऑक्सीजन नहीं है, इसीलिए वहां आयरन में जंग लगने की संभावना नहीं है। अभी तक यह माना जाता था कि चंद्रमा पर जब जो ऑक्सीजन होता था ऑक्सीडेशन के लिए, ऑक्सीकरण के लिए या ऑक्सीकरण अपचयन की जो प्रक्रिया होती है, उस ऑक्सीकरण अपचयन प्रक्रिया के लिए, ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रक्रिया के लिए पर्याप्त मात्रा में जो ऑक्सीजन होना चाहिए वो चंद्रमा पर नहीं है और इसी वजह से वहां पर जंग लगने की प्रक्रिया जो होती है वो नहीं होती है। अक्सर आपने अपने किताब में देखा होगा, एसएससी के एग्जामों में ये सवाल पूछा भी जा चुका है, लेकिन वो जो मान्यता अभी तक चली आ रही थी उस मान्यता को यहाँ पर चुनौती मिल रही है और इस वजह से देखा जाए ये पॉइंट आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है।
मिशन का नाम जरूर याद रखिएगा, चांग-E6 मिशन। और इसी मिशन के तहत वैज्ञानिकों ने खोजा है कि चीन की मिट्टी, मतलब जो चंद्रमा से मिट्टी लाई गई है चीन के वैज्ञानिकों के द्वारा, उनकी खोज की गई है, उस मिट्टी में ऑक्सीडेशन के संकेत मिले, अर्थात जंग लगता है, यानी कि ऑक्सीजन की उपलब्धता चंद्रमा पर है। ठीक है, चलिए आगे देखें। अल्कराज को हराकर सिनर ने लगातार दूसरी बार जीता एटीपी फाइनल्स का खिताब। ठीक है, कार्लोस अल्कराज को हराकर जेनिक सिनर जो इटली के खिलाड़ी हैं, इन्होंने लगातार दूसरी बार एटीपी फाइनल्स का खिताब जीत लिया है। यहां पर चर्चा करें, इटली के टेनिस खिलाड़ी जेनिक सिनर ने स्पेन के कार्लोस अल्कराज को हराकर लगातार दूसरी बार एटीपी फाइनल्स 2025 का खिताब जीत लिया है। यहां पर देखा जाए, दूसरी सीड सिनर ने वर्ल्ड नंबर 1 कार्लोस अल्कराज को 7-6, 7-5 से मात दी और पूरे टूर्नामेंट में एक भी सेट नहीं गंवाया। इंडोर हार्ड कोर्ट पर उनकी लगातार जीतों का रिकॉर्ड अब तक 31 मैच हो गया है। यहां पर देखा जाए, 24 वर्षीय सिनर के करियर का 24वां खिताब यह है। यहां पर जो डबल्स एटीपी, मतलब दूसरा एटीपी का खिताब है, ये इनके करियर का 24वां खिताब है। 2025 सीजन में सिनर और अल्कराज की प्रतिद्वंदिता सबसे चर्चित रही है। दोनों ने मिलकर 14 खिताब जीते हैं, इनमें से 4 ग्रैंड स्लैम भी शामिल है। ठीक है, यह इस वर्ष दोनों के बीच छठा फाइनल्स था। जो एटीपी फाइनल्स का मुकाबला था, ये दोनों के बीच में छठवां फाइनल्स का मुकाबला था, जिसमें सिनर ने दूसरी बार जीत दर्ज की है। 4 बार किसने जीता है? कार्लोस अल्कराज ने जीता है, और उसमें से दूसरी बार देखा जाए जेनिक सिनर ने जीता है। इस जीत के साथ जेनिक सिनर इस सदी के एटीपी फाइनल्स का खिताब लगातार बचाने वाले सिर्फ 4 खिलाड़ियों की एलीट सूची में शामिल हुए हैं। उनमें से यह उपलब्धि पहले लेटन होविट के नाम था, रोजर फेडरर के नाम था और नोवाक जोकोविच के नाम था। ठीक है, यानी कि लगातार 2 बार जो एटीपी डबल्स होता है, एटीपी डबल्स लगातार 2 बार जीतने वाले सिर्फ 4 खिलाड़ी हैं। वो 4 खिलाड़ी कौन कौन से हैं? पहला नाम लेटन हैविट का है, दूसरा नाम रोजर फेडरर, तीसरा नोवाक जोकोविच, और चौथा नाम किसका हो गया है? जेनिक सिनर का हो गया है। ठीक है, जेनिक सिनर कहाँ के खिलाड़ी हैं? ये खिलाड़ी हैं इटली के, और वहीं पर कार्लोस अल्कराज कहाँ के हैं? स्पेन के खिलाड़ी हैं। चलिए आगे देखते हैं। मैन पोर्टेबल ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल के बारे में चर्चा कर लेते हैं। एमपी यूएवी के बारे में चर्चा करते हैं। यहां पर देखा जाए, डीआरडीओ की विशाखापत्तनम इकाई ने मैन पोर्टेबल ऑटोनॉमस अंडर वाटर व्हीकल नामक एक नई पीढ़ी का वाहन विकसित किया है, जो पानी के नीचे तक बारूदी सुरंगों का पता लगाने में नौसेना की मदद करेगा। ठीक, ये पॉइंट आपको याद रखना है, किसके द्वारा विकसित किया गया, जरूर याद रखिएगा। डीआरडीओ की जो विशाखापत्तनम इकाई है, उसी के द्वारा ये मैन पोर्टेबल ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल विकसित किया गया है। यह नई पीढ़ी की एक व्हीकल है, जो पानी के नीचे जो बारूदी सुरंग होती हैं, उन बारूदी सुरंगों का पता लगाने के लिए नौसेना की मदद करेंगी। ठीक है, ये छोटे स्वायत्त वाहन एक टीम के रूप में काम करते हैं, जिनमें साइड स्कैन सोनार और कैमरा लगे होते हैं, जो खतरनाक वस्तुओं की पहचान करते हैं। इस प्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्या है? कि मानव जोखिम को कम करना और माइन काउंटर मेजर मिशनों को अधिक सुरक्षित तथा तेज बनाना इसका मुख्य उद्देश्य है। इसी उद्देश्य से देखा जाए, ये मैन पोर्टेबल ऑटोनॉमस अंडर वाटर व्हीकल इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के लिए। चलिए आगे देखते हैं। भारत की पहली नाइट्रिक ऑक्साइड घाव ड्रेसिंग और नई दुर्लभ पृथ्वी संदर्भ सामग्री को लॉन्च किया गया है। यहां पर देखा जाए किसके द्वारा? ये परमाणु ऊर्जा विभाग के द्वारा, यानी कि जो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी है, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी ने स्वास्थ्य और वैज्ञानिक अनुसंधान के क्षेत्र में 2 महत्वपूर्ण सफलताओं की घोषणा की है। पहली सफलता क्या है? पहली सफलता है कोलोनोक्स। पहली सफलता है कोलोनोक्स, जो भारत की पहली नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीजिंग ड्रेसिंग है। परीक्षा में आपसे पूछ सकता है कि भारत की पहली नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीजिंग ड्रेसिंग का नाम क्या है? इसका नाम है कोलोनोक्स, और ये किसके द्वारा विकसित किया गया है? यहां पर देखिए, परमाणु ऊर्जा विभाग के द्वारा इसकी सफलता की घोषणा की गई है, जिसे डायबिटिक फुट अल्सर के उपचार के लिए विकसित किया गया है। यह ड्रेसिंग भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ने तैयार किया है। किसने तैयार किया है? भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के द्वारा इस कोलोनोक्स को तैयार किया गया है, जिसका उपयोग डायबिटिक फुट अल्सर के उपचार के लिए विकसित किया गया है। ठीक है, और इसका जो चरण 2 और 3 है, यह क्लिनिकल परीक्षणों में सफल भी रहा है। इसके बाद इसको सफल घोषित कर दिया गया है। ये कोलोनोक्स जो है, ये पूर्ण रूप से विकसित हो गया है। इसके व्यावसायिक उत्पादन के लिए DCGI की मंजूरी दे दी है। यह मधुमेह रोगियों को सस्ता और प्रभावी इलाज उपलब्ध कराएगा। और वहीं पर जो दूसरी सफलता की घोषणा की गई है, वो क्या है? दुर्लभ पृथ्वी, जो रेयर अर्थ सामग्री है, रेयर अर्थ मेटल है, उनके बारे में चर्चा करें तो ये दुर्लभ पृथ्वी सामग्री में भारत द्वारा विकसित पहला और विश्व का केवल चौथा क्रिटिकल रॉ मटेरियल है, जो भारत की रणनीतिक तकनीकी क्षमता को मजबूत करेगा और आत्मनिर्भर भारत मिशन को बढ़ावा देगा। ठीक है, तो ये 2 सफलताएं हैं जिसकी घोषणा डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के द्वारा की गई है।
ठीक, चलिए आगे चलते हैं, अजेय वॉरियर्स के बारे में चर्चा करते हैं। अजेय वॉरियर संयुक्त सैन्य अभ्यास, ठीक है, तो ये भारत और ब्रिटेन के बीच होने वाला संयुक्त सैन्य अभ्यास है अजेय वॉरियर 2025 का 8वां संस्करण। ठीक, 17 से 30 नवंबर 2025 के बीच महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर में आयोजित हो रहा है। कब से कब तक हो रहा है ये जरूर याद रखिएगा, मंथ महीना याद रखना है आपको। नवंबर 2025 में अजेय वॉरियर किसके किसके बीच होता है, भारत और ब्रिटेन के बीच में होता है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक, 17 से 30 नवंबर के बीच कहां हो रहा है, तो महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में इसका आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, देखा जाए ये 14 दिन तक अभ्यास दोनों देशों के 240 सैनिकों की सहभागिता के साथ आयोजित किया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य शहरी क्षेत्र में आतंकवाद विरोधी अभियानों में प्रशिक्षण देना, दोनों सेनाओं के बीच सहयोग और परस्पर संचालन क्षमता को बढ़ावा देना है। ठीक है, इसी उद्देश्य से अजेय वॉरियर अभ्यास आयोजित किया जा रहा है। आगे चले, अंतिम खबर क्या है आज का, यहां पर देखा जाए जो हार्नबिल महोत्सव है, हार्नबिल महोत्सव के लिए ब्रिटेन को साझेदार देश के रूप में नामित किया गया है। ठीक, हॉर्नबिल महोत्सव के लिए किस देश को साझेदार के रूप में नामित किया गया है, ब्रिटेन को। यहां पर देखा जाए नागालैंड सरकार ने हार्नबिल महोत्सव के लिए ब्रिटेन को साझेदार देश के रूप में नामित किया है, जो 1 से 10 दिसंबर तक कोहिमा के किसामा में आयोजित होगा। ठीक, इसका आयोजन कहां पर किया जाता है, हॉर्नबिल महोत्सव कहां पर आयोजित होता है, ये नागालैंड में आयोजित होता है। और इसके लिए इस बार जो पार्टनर कंट्री डिक्लेयर किया गया है, किसको, ब्रिटेन को डिक्लेयर किया गया है। यहां पर देखा जाए इस संबंध में नई दिल्ली में एक औपचारिक समझौता किया गया है, जिस पर ब्रिटेन के उच्चायुक्त लिंडी कैमरून, नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो और ब्रिटिश काउंसिल के प्रतिनिधियों ने हस्ताक्षर किया है। ठीक, तो ये पॉइंट आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो जाता है। हार्नबिल महोत्सव में पार्टनर कंट्री कौन सा, ब्रिटेन है, कहां पर आयोजित किया जाता है, नागालैंड में आयोजित किया जाता है। कुछ प्रश्न है जिनका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। पहला सवाल क्या कह रहा है, पहला सवाल है अजेय वॉरियर्स युद्ध अभ्यास भारत किस देश के साथ करता है। ठीक है, अमेरिका के साथ, ब्रिटेन के साथ, रूस के साथ या जापान के साथ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, हॉर्नबिल महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित किया जाता है, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा या नागालैंड। क्वेश्चन नंबर 3 है चीफ ह्यूमन रिसोर्स ऑफिसर्स की सूची में शामिल एकमात्र भारतीय एचआर प्रमुख कौन है। ये कल मैंने पढ़ाया था, आज आपसे पूछा है। इंदिरा नूई है, धृति बनर्जी है, इरा बिंद्रा है या रजत ज्योति है। इन चारों में कौन सा नाम सही है आप कमेंट बॉक्स में बताएं। और क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, बौद्ध संगति को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। ये सवाल आपके यूपी पीसीएस प्री 2025 में पूछा गया था। कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। सवाल देखिए, वैशाली, कुंडलवन, राजगीर और पाटलिपुत्र, ये 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं और यहां पर ऑप्शन दे रखा है। ठीक है, अब कालक्रम के अनुसार इसको आप देखिए और व्यवस्थित करिए। ठीक, इस सवाल पे थोड़ा सा रुकिएगा, सवाल को ध्यान से पढ़िएगा। ये यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2025 का सवाल है, इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ठीक, तो इन्हीं सब बातों के साथ इस वीडियो को करते हैं यहीं पर समाप्त। वीडियो होता है समाप्त। इस वीडियो की क्लास पीडीएफ, पीपीटी इत्यादि आपको जो पीडीएफ होती है बाइलिंगुअल हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में, वो आपके व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएंगी। और साथ ही साथ इसकी जो पीपीटी होती है उस पीपीटी को आप हमारे एप्लीकेशन पर पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इन्हीं सब बातों के साथ इस वीडियो को करते ही पर समाप्त। मिलते हैं क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।